और चलिए बात करते हैं अब कुछ सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा और कड़ा मुकाबला है और मध्य प्रदेश के इस चुनावी रण में 2023 के चुनावी लड़ाई कांटे की होने जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद तैयारी और प्रदेश के चुनावी माहौल को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। देश के दिल में अब आ चुका है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम अब देश के दिल में है, इस पर आपसे एक छोटा सा संदेश। मैं आज एनडीटीवी को जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नए चैनल की शुरुआत हुई है और मध्य प्रदेश के दिल में, देश के दिल में मध्य प्रदेश में एनडीटीवी ने अपना जो स्थान बनाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आप कई प्रकार से एक ऐसे चैनल साबित होंगे जो समाज के वास्तविक चित्र को जनता के सामने लेकर के आएगा, जो एनडीटीवी की अपनी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया वी.डी. भाई, कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि वैसे तो आपने बहुत संघर्ष किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, हमने आपको देखा है कि किस तरह से आप संघर्ष करते हुए सांसद और अब एक बहुत अहम पड़ाव पर भी आपके पास बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो अपने सफ़र के बारे में अगर आप शुरुआत वहीं से करेंगे। अनुराग जी, वैसे छात्र राजनीति में मैं जब था तब आपने भी देखा है, हम लोग तो लगातार समाज में कुछ कर सकें ये प्रयास करते रहे हैं और उसके अनुसार चीज़ें होती रहती हैं। इस विचार परिवार में ये है कि एक कार्यकर्ता के नाते से हम भूमिका निभा रहे हैं, कहाँ हमें काम करना है तो उसके अनुसार संगठन का जो नेतृत्व है वो उस स्थान पर तय कर देता है कि भई अब आपको ये काम करना है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी मुझे भेजा है, तो प्रयास हमारा यही है कि समाज के उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आकर के एक मन इस बात के लिए संतुष्ट होता है कि हम जब कुछ करते हैं और आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर हो रहा है और उस समय हम राजनीति में हैं, तो ये हम इस बात से गर्वित होते हैं और अपन को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हम मोदी जी के नेतृत्व में हमें सीखने को भी मिल रहा है और देश लगातार जो आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान है और वो प्रश्न समाज के जिनका समाधान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आज हमें इस बात का आनंद है और हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास लगातार करते रहते हैं कि इस दिशा में कुछ हम अच्छा और कर सकें। वी.डी. भाई, जिस तरह से आपका सफ़र बढ़ा है, अब चलते चलते ही हम ये बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आपका सफ़र आगे बढ़ा है, छात्र जीवन से लेकर के एक सांसद और एक प्रदेश अध्यक्ष, तो एक राजनीतिज्ञ के जीवन में इसमें क्या क्या पड़ाव अलग अलग हो जाते हैं? मतलब एक तरफ आप संघर्ष करते रहते हैं सत्ता से, फिर आप जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो बदलाव क्या आता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मैं विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आया, बीजेपी के बाद जब मुझे सांसद के लिए कहा गया कि अब चुनाव लड़ना है, तो मैं तो एक फुल टाइम राजनीति करने वाला, फुल टाइम संगठन का काम करने वाला कार्यकर्ता था। लेकिन संगठन हमेशा से इन चीज़ों को देखता है, जिसको हम कहते हैं कि भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इस स्थान पर लाया जा सकता है। इसका मैं भी एक उदाहरण हूँ। मैं सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ, शुद्ध गाँव में रहा हूँ। पढ़ाई करने के बाद जब ये काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने, हमारे नेतृत्व ने जब मुझे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव जीत कर आया, तो मुझे अनुराग जी सबसे बड़ी संतुष्टि किस बात की हुई कि मैं भोपाल से लड़ता या कहीं से लड़ता, वहाँ से सांसद बनते, तो उतना मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का सांसद जब बना खजुराहो जैसी सीट से, तो काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है, इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि उस क्षेत्र के लिए, उस बुंदेलखंड के लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा और हम कुछ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काम किया और बाद में संगठन ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दे दी। अच्छा, पर्यटन के लिए बहुत विख्यात है खजुराहो, लेकिन आपके सांसद बनने के बाद आपकी प्राथमिकताओं में और क्या क्या रहा, क्या क्या आपने सकारात्मक बदलाव देखे खजुराहो में? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17th आइकॉनिक सिटी उसको डिक्लेयर किया है और आज दुनिया का टूरिज्म खजुराहो के साथ एक बड़े पैमाने पर कनेक्ट है। वहाँ की एक तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जो टूरिज्म को प्रभावित करती हैं। इस पर मैंने बहुत फोकस किया था, तो आज एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। अभी बनारस भी कनेक्ट हो रहा है, जयपुर भी कनेक्ट हो रहा है। दिल्ली से माननीय रेल मंत्री जी को जब मैंने बुलाया था, तब उन्होंने
माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा और इच्छा के अनुरूप वंदे भारत एक्सप्रेस भी दी है और जल्दी ही मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत होगी। आज मोदी जी के कारण अनुराग जी मैं ये देखता हूँ कि झांसी से लेकर के इलाहाबाद जो हाईवे बना है, ये कल्पना नहीं है लोगों को। कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के रोड होंगे। तो इतने अच्छे हाईवेज बने हैं, तो इसके कारण से अब डोमेस्टिक टूरिज्म है ये व्यापक पैमाने पर बढ़ रहा है। और पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व भी कनेक्ट हो गया। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो टाइगर स्टेट है, तो पन्ना टाइगर भी आज 100 से ऊपर टाइगर्स हैं। तो सीन साइटिंग होती है, लोग आते हैं, ठहरते हैं, नेचर बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। तो ये पूरा रीजन आज टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि पायलट ट्रेनिंग सेंटर देश के अंदर हमको वो दुनिया के देशों में जाना पड़ता है, हम भारत के अंदर करेंगे। आज 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर खजुराहो के अंदर शुरुआत हुई है। अब पायलट भी बुंदेलखंड के नौजवान बन सकते हैं। बीडी भाई, लेकिन आपने खजुराहो और पन्ना की बात की, ये दोनों इलाके दुर्भाग्य से बहुत गरीबी के भी शिकार हैं। अभी भी आप देखेंगे अस्पताल से और स्कूलों की हालत ख़राब है। ये इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? ये मैंने इस पर बहुत गंभीरता से काम भी किया है। सीएम राइज स्कूल से लेकर के जो स्वास्थ्य की सेवाओं पर भी हमने बहुत फोकस किया है। अभी कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज का हमारा प्रयास चल रहा है, पन्ना के अंदर चल रहा है। जो हमारे हॉस्पिटल्स थे उनको भी मैंने अपग्रेड कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। कोई सिविल हॉस्पिटल बना है, आयुर्वेद की भी हम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो इस दिशा में भी काम बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड में खजुराहो के क्षेत्र में हुआ है। एक बड़ा अचीवमेंट जो खजुराहो का है बुंदेलखंड का, कि अटल जी का सपना था कि ये जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता है और गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, इसकी दशा और दिशा बदलने के लिए कैन बेतवा लिंक परियोजना को कनेक्ट करने का जो उनका अभियान था, जो संकल्प था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 44,605 करोड़ का कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट दे करके उसका वो जल्दी ही फाउंडेशन स्टोन करेंगे। एक बड़ा सौगात बुंदेलखंड को दी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस दिन कैन बेतवा लिंक परियोजना का प्रोजेक्ट पूरा होगा, पूरा बुंदेलखंड ये हरा भरा बुंदेलखंड होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड होगा। तो इस कई प्रकार के ऐसे काम आज बीजेपी की सरकार कर रही है। बुंदेलखंड हरा भरा भी और हीरा भरा भी है, चाहे बक्सवाहा की बात हो चाहे फिर पन्ना में तो होता ही है। उसके बाद खास करके माइनिंग में और हीरे की माइनिंग में अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग राजा से रंग भी बने हैं, माफ़ कीजिएगा, रंग से राजा भी बने हैं कई, जो दिन भर वहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो अभी भी पिछड़ा नज़र आता है। इसके बारे में अनुराग जी मैं बिल्कुल आपको इस बात पर गंभीरता के साथ मैंने बहुत प्रयास किए हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कनेक्टिविटी से लेकर के हेल्थ के बारे में भी चीज़ें जो हमने सुधारी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना के अंदर अभी शुरुआत हो गई। हमने लगातार प्रयास करने से कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी उन्हें अवसर मिले, शुरुआत हो गई। अभी मैं एक योगा नेचुरोपैथी पर मेरा एक प्रयास है खजुराहो के अंदर, उस पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन लाने का प्रयास चल रहा है और अंतिम स्टेज में मुझे लगता है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी। ऐसे और भी कई, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो आज शुरू हुई है उसकी शुरुआत होगी, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया छतरपुर के अंदर। तो ऐसे एक नहीं कई प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में भी, मेडिकल के क्षेत्र में भी, और भी जो सुविधाएं वहाँ के लिए चाहिए, इस पर व्यापक काम आज पन्ना, खजुराहो, छतरपुर, कटनी इन क्षेत्रों में करने का प्रयास किया। अभी सेंट्रल स्कूल, 2 मेरे सेंट्रल स्कूल लगभग अंतिम स्टेज में है, मुझे लगता है जल्दी ही वो मिल जाएंगे। तो ये प्रयास है कि हम अपने संबंध, अपने जो किया जा सकता है उसको करने का प्रयास उस क्षेत्र के लिए लगातार मैं कर रहा हूँ। बीडी भाई, अब कुछ चुनावी बातें कर लेते हैं। खड़गे जी भी आज सागर में थे और दलित वोटरों को साधने की बड़ी कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। और पिछले चुनाव में हमने देखा है कि SC/SC वर्ग की आरक्षित सीटों में से काफ़ी सारी कांग्रेस के पाले में गई थी। क्या आपको उम्मीद है इस बार वो वापस आएंगे? और खड़गे जी की रैली से आप लोगों के मन में कोई भय? अनुराग जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, आज आपने अगर इस बात को पूछा है कि कांग्रेस केवल जिंदगी भर देश भर में जब भी इन्होंने राज किया, 55 साल से ऊपर तो कांग्रेस ने स्वयं राज किया है, ये गरीबी हटाने का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी जीवन में कभी नहीं हटी। ये भ्रष्टाचार के लिए ये कहते रहे राजीव गांधी कि 1 रुपये में से 85 भ्रष्टाचार में जाता है, 15 गरीब तक पहुंचता है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। आज हम कह सकते हैं गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम खड़ा करना जनधन अकाउंट के द्वारा, ये सामान्य घटना नहीं देश की राजनीति की व्यवस्था के परिवर्तन में। मोदी जी ने आज अगर 1 रुपया जा रहा है तो एक ही गरीब के खाते में जाता है।
दलाल और बिचौलिए खत्म हो गए भारत के अंदर। इसी प्रकार से आज मैं देखता हूँ गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण जो गरीबों का जीवन बदला है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आज एक नहीं रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के हर प्रकार के लोगों को अवसर मिलना। आज भारत के अंदर 13-13.5 करोड़ लोग इन 9 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण गरीबी रेखा से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं। ये अचीवमेंट है। नहीं, पर आप कि ये गरीबों में किस प्रकार से योजनाओं के कारण परिवर्तन होता है, कि उनके जीवन में कैसे खुशी लाई जा सकती है, ये बीजेपी की सरकार ने किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि खड़गे जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। ये कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की। उस दौरान इसी सागर के अंदर बीजेपी वहाँ पर संत रविदास जी के 100 करोड़ का मंदिर का निर्माण कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करके गए हैं। कह रहे हैं हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे वो उनके कहने से और घोषणाएं करने से नहीं होता है ना। भाजपा ने कहा था मुख्यमंत्री जी ने संत रविदास जी के महाकुंभ में, और प्रधानमंत्री जी ने आकर के शिलान्यास कर लोग दिया। पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय जरूरी है या मंदिर? विश्वविद्यालय है, हमने बुंदेलखंड को भी दिया है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमने दी है सागर को, और जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे। ये तो एक जुमला है इनका, ये तो इधर की हम ये कर देंगे। तो ये झूठ बोलने से काम नहीं चलता। मेरे कहने का आशय ये है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, दलित के बेटे को जिंदा जला दिया गया था सागर के अंदर। कमलनाथ के समय में एक कार्रवाई नहीं हुई। पर अभी यहाँ भी तो बहुत घटनाएं हो रही हैं, पिटाई हुई, पेशाब हो गया। नहीं, तो ये घटना ये पेशाब कांड भी जो कभी कभी अनुराग जी आता है, ये भी कमलनाथ के कार्यकाल के समय का है। आपने देखा होगा कि ये 19 का वीडियो है, 19 का वीडियो था वो जो आया था। तो मैंने तो कहा था कमलनाथ जी इसका जवाब दीजिए। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन अगर कहीं घटना हुई है तो भाजपा इतनी संवेदनशील सरकार है, त्वरित उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बच नहीं सकता कोई। देखिए समाज में कोई अपराध करेगा तो कोई भी हो सकता है, और इसलिए सरकार एक्टिवनेस के साथ काम करती है। लेकिन कमलनाथ के समय में किसी प्रकार की कार्रवाई ऐसे लोगों के साथ नहीं हुई। भाजपा इनको नहीं छोड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। बीडी भाई, थोड़ी सी और आपकी पार्टी में जो इस बार टिकट जल्दी बढ़ गए हैं 39 सीटों पर, उम्मीदें क्या है वहाँ से? क्योंकि काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं बहुत सशक्त भी हैं, और कई सारे कांग्रेस के मजबूत नेताओं को उनके घर में ही घेर लिया है। तो लगता है कि जो सीटें आप लोगों ने 2-5 साल में नहीं 2-5 दफ़े चुनाव में नहीं जीती, इस बार जीत पाएंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस बार हमारा यही टारगेट है, और ये सफल प्रयोग माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 39 सीटें डिक्लेयर की हैं, इनमें कांग्रेस के नेता तो घरे ही हैं। हम इन सीटों में 39 से अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे, और एक जीत की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से जो काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि 2023 में एक अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। पर कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दाव उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले कर दिया, तो चाहे छतरपुर हो चाहे कुछ और जगहों पर लोग विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। लोग बाहर आके कह रहे हैं कि गलत हुआ, बीजेपी को मजा चखना पड़ेगा। आपकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। इतने बड़े दल के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा दल है, केंद्र राज्य में सरकारें हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, मनुष्य है ना, किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कुछ आ जाता है तो हमारे यहाँ पद्धति है, सिस्टम है। तो आप लोग बातचीत लेकिन करके किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। हमारे यहाँ व्यवस्था है, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात को, कि कार्यकर्ताओं की बात को यहाँ सुना जाता है, और सुन करके समाधान भी निकलते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने प्रयोग किया है, और 39 सीटें जो डिक्लेयर की, और भी आगे डिक्लेयर होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें हम अच्छे तरीके से बहुमत के साथ जीतेंगे। और आगामी आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। और जो 66 सीटें जो आप लोगों की मजबूत हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह पिछले 5 महीनों से काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कांग्रेस सेंध लगाने में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हमारा संगठन का तंत्र है, मैं 3 बातों को हमेशा कहता हूँ। एक, हमारे नेतृत्व पर जनता का विश्वास, मोदी जी पर आज अथाह विश्वास है, और काम करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास के कई पैरामीटर्स खड़े किए हैं। आज मॉडल बनाया मध्य प्रदेश, एक नहीं कई पैरामीटर्स में। इसी प्रकार से गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, ये हमारी बड़ी ताकत है, कि हर गरीब को जो ताकत दी है बीजेपी की सरकार ने।
चाहे प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, आज घर घर में अनाज देने का काम किया है। तो लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, 1,25,00,000 बहनों को 1,000 रुपये के खाते में जा रहा है। हमने कहा नहीं, खाते में डालना शुरू कर दिया। ये एक हमारी ताकत है और संगठन बूथ बूथ पर जो मजबूत है, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि भाजपा का संगठन आज 64,534 बूथों पर बूथ विजय के लिए संकल्प लेकर के खड़ा है। ये हमने इसको ताकत दी है 1 साल के अंदर और इसको आधुनिक तकनीक से जोड़ा है। हर बूथ को डिजिटल बनाया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात का उल्लेख करते हैं, अमित शाह जी कहते हैं 51% वोट शेयर लाना, तो हमारा वो संकल्प है, इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इस संगठन की ताकत के बल पर इस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जीत। कमलनाथ जी कहते हैं मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है। हर बार आप लोगों को तंज करते हैं। वो केवल मुंह चला सकते हैं, क्योंकि बल्लभ भवन में बैठते थे, बाहर नहीं निकलते थे। बाढ़ आती थी, वो मुख्यमंत्री थे तो वो बल्लभ भवन में बैठते थे और शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में रह करके भी वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए मैदान में उतर करके इतने पानी में जाकर के मदद के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जुट जाते थे। तो ये तो उन पर जुमला लागू होता है, ये जुमला उनके लिए है। हम तो काम करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री एक दिन छुट्टी नहीं लेता, हमारे मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जुटते हैं। आप लोग कहते हैं कि वल्लभ भवन को उनके वक्त में दलाली का अड्डा बना दिया था, वो सामने आके कहते हैं सीसीटीवी तो लगे हैं, सबूत लाओ। ये तो मजाक है ना, किसी मुख्यमंत्री जो रहा है उसका ये शब्द कहना। अरे आपके यहाँ 281 करोड़ रुपए आपके जो ओएसडी थे उन पर पकड़े गए, और वो कहाँ पकड़े गए, ये कहाँ से आए थे? वीडियो भाई फिर सवाल तो उठता है ना कि अगर इतने सबूत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करे? कार्रवाई होगी और हो भी रही है, चीज़ें रजिस्टर्ड हैं। उनके छिंदवाड़ा के अंदर जो सिंचाई परियोजनाओं में घोटाला हुआ वो भ्रम में नहीं रहे। अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ तेज भी हो सकती है। एक और सवाल मेरा था, चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, कभी कहा जाता है 200 पार, कभी 150 पार, लेकिन आप अगर एक वास्तविक आकलन आपका क्या है, मतलब बीजेपी की स्थिति कैसी है? मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम 150 से ऊपर सीटें जीतेंगे। ये हमारे नेता का आकलन है, इसलिए हमारा टारगेट है कि हम भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की इतिहास में जो सीटें हम जीते हैं, इस बार मध्य प्रदेश में उनसे ज़्यादा सीटें जीत करके रिकॉर्ड बनाएंगे। और ये जो 230 सीटों पर विधायक अलग अलग प्रदेशों के जा रहे हैं, इनका क्या काम होगा और कब तक? ये अनुराग जी भाजपा के संगठन की विशेषता है। आप लोग भी जाते हैं? कि हम लोग भी जाते हैं और इसमें और इसको लेकर के वो तैयार होंगे। ये चीज़ें उसका एक हिस्सा हैं, तो उसमें चुनाव भी आता है और उसमें संगठन की बाकी चीज़ें भी आती हैं। और कल एक अहम पड़ाव है देश के लिए, चंद्रयान का, कुछ आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, उनको और सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से चंद्रयान 3 का उन्होंने लॉन्चिंग किया था और बाद में आज जो सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि सफलतापूर्वक वो लैंड करेगा। और हम उसके लिए सभी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और हमारे सभी वैज्ञानिकों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एनडीटीवी से एमपी छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।